इसमें हम आपको बसंत आया तो जो कि रघुवीर शाही जी का लिखा हुआ है इसके विषय में बताएंगे। रघुवीर शाही रघुवीर शाही जी का ये लिखा हुआ, इसमें हमने आपको अन्य रघुवीर शाही जी का जीवन परिचय हमने आपको बताया। जीवन परिचय के अंतर्गत इसमें साहित्यिक परिचय और इनकी काव्य कृतियाँ किस प्रकार से रही, भाषा से तथा शैलीगत विशेषताएं किस प्रकार से थी, ये हमने आपको सब कुछ अवगत कराया। अब इसके अंतर्गत बसंत आया कविता का हम आपको सार बताते हैं। बसंत आया कविता, बसंत नामक जो ये कविता है इसका सार देखते हैं और इस सार के अंतर्गत हम जानते हैं कि बसंत आया कविता के जो कवि हैं वो रघुवीर शाही हैं। इस कविता में कवि यह कह रहा है कि आज मनुष्य का जो रिश्ता है, मनुष्य का आज जो रिश्ता है वह रिश्ता प्रकृति से टूट गया है, जिसके फलस्वरूप अब प्राकृतिक वस्तुओं से बसंत के आगमन का पता नहीं चलता है और इसके आगमन का पता अब कैलेंडर से होता है। इस कविता के माध्यम से वास्तव में कवि ने मनुष्य की आधुनिक व्यस्त एवं संवेदन शून्यता जो है वो प्रदर्शित की है। उसको यहाँ पर एक तरह से इन्होंने उसी ही बात को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो हम इसी ही बात को देखते हैं। तो इसमें यह यहाँ पर कहते हैं कि ये वास्तविकता को नहीं जानते, वास्तविकता को नहीं पहचानते। इसमें संवेदन आधुनिक व्यस्तता है, संवेदन शून्यता, जीवन शैली पर यहाँ पर व्यंग किया है कि ये संवेदन शून्य है और समय इनके पास नहीं है। यह आधुनिक व्यस्तता, मनुष्य का आधुनिक व्यस्तता है, जीवन में इन्हें समय भी नहीं है। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर कवि ने, यहाँ पर रघुवीर शाही जी ने यहाँ पर व्यंग किया है। तो इस प्रकार से बसंत आया कविता में कवि ये मानता है कि आज की व्यस्त जिंदगी में किसी भी तरह के परिवर्तन का पता सूचना तंत्र से मिलता है। आज की पीढ़ी आम के बोर या पीले होकर गिरने वाले जो पत्ते हैं उन पत्तों से बसंत आने की सूचना पाने की स्थिति में नहीं है। वो ये नहीं जानते हैं कि कोहर, आम के पेड़ों पर कोहर आ चुका है, ऊपर से पेड़ों के पत्ते पीले हो गए हैं, पीले होकर के पतझड़ हो रहा है, वे झड़ रहे हैं, इसलिए बसंत आ रहा है, बसंत आ गया है। यह इन प्रकृति के आधार पर
वो इस बात को नहीं जानते। तो इस प्रकार से यहाँ पर कृत्रिम वस्तुओं से घिरे होने के कारण वे प्राकृतिक वस्तुओं के प्रति संवेदन शून्य है, वे पूर्ण रूप से संवेदन शून्य कहे जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपका केवल रघुवीर सहाय जो हैं वो इस बात को ही बताना चाहते हैं, यही बता रहे हैं, यही बताना चाहते हैं। तो इसमें अब हम यहाँ पर व्याख्या के अंतर्गत देखते हैं। इसमें हम देखते हैं अब जैसे गहन दा कहते हैं। कहते हैं कि बसंत आया। संकेत में जैसे बहन दा कहती हैं डॉट 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 कि वसंत आया। तो इसमें यह हम व्याख्या के अंतर्गत ये जो काव्यांश है, यह जिसका हमने संकेत किया है, इस काव्यांश की हम व्याख्या देखते हैं। इस व्याख्या के अंतर्गत हम देखते हैं कि जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कोकी चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो खिली हुई हवा आई, खिड़की से आई चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि बसंत आया। ये काव्यांश है। इसमें यही बताया गया है कि दा बहन, तो कहते कवि इसमें कह रहा है कि जैसे उसकी छोटी बहन, जैसे छोटी बहन, दा बहन छोटी बहन, तो छोटी बहन कोयल के समान मधुर स्वर में उन्हें दा बड़ा भाई कहते हैं।
दा बड़ा भाई छोटी बहन उन्हें अपनी कोयल जैसी वाणी से उन्हें वहाँ पर दाल शब्द से पुकारती है। तो दाल शब्द से पुकारने पर यहाँ पर ये दिखाते हैं कि हर प्रकार से दाल शब्द का प्रयोग उन्होंने एक बड़े भाई के लिए विशेष रूप से किया है। बड़े भाई के रूप में दा का प्रयोग इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार किसी बंगले के अशोक के वृक्ष पर कोई कोयल कूकती है, जिससे कवि को यह पता चला कि बसंत का आगमन हो गया है। बसंत के पूर्व शिशिर ऋतु में वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं। तो ये जो सब है, ये संकेत आपको हमने बताया, संकेत के बाद संदर्भ जो आपको बताया हुआ है, और प्रसंग के तहत यही बातें यहाँ पर हैं कि कविता में उन्होंने आधुनिक मानव की प्रकृति से टूटे हुए रिश्तों एवं उससे अपने स्वाभाविक संबंधों को भुला दिए जाने की बात यहाँ पर कही गई है। इसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, तो उससे मिलती जुलती बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो इसी के संदर्भ में जिससे कवि को यह पता चला कि बसंत का आगमन हो गया है, बसंत के पूर्व शिशिर ऋतु में वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, लाल बजरी वाली सड़क जो है उस पर चलते हुए किसी ऊंचे छायादार तथा फल वाले वृक्ष से पीले पड़ चुके बड़े बड़े गिरे हुए पत्ते कवि के पांव के नीचे दबकर चरमर की आवाज करने लगे, जिससे उनको यह पता चला कि बसंत का आगमन हो गया है, बसंत का आगमन हो गया है। तो इस प्रकार प्रातःकालीन बसंत की हवा में बिल्कुल ताजगी भरी हुई थी। वह इतनी स्वच्छ थी मानो जैसे वह अभी गर्म पानी में नहाई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था, जैसे वह अभी अभी गर्म पानी से नहा करके आई हो, गर्म पानी में नहाई हो। तो सुबह की ठंडी हवा के कुछ गर्म हो जाने से कवि को यह संदेश मिला कि शिशिर के शीत के स्थान पर बसंत का सुहाना मौसम आ गया है। स्वच्छ एवं खिली हुई हवा की तुलना कवि ने लकड़ी या प्लास्टिक के जमीन पर गोल गोल घूमने वाले खिलौने फिरकी से की है। प्रकृति ने बसंत के आगमन से प्रकृति में घटित विभिन्न घटनाओं से हुए प्राकृतिक परिवर्तनों ने उन्हें बसंत के आगमन की सूचना दी। उनके फुटपाथ पर चलते चलते ही उन्हें बसंत के आने की सूचना मिल गई। कवि यही कह रहा है कि प्रकृति हमें अपने नित्य कर्मों से अपने विषय में संदेश देती है। मनुष्य पर्व उत्सव के आयोजन से या वृक्षों पक्षियों तथा हवा के माध्यम से बसंत के आगमन की सूचना पाते हैं। यह प्राकृतिक है तथा स्वयं घटित होता है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कवि का हृदय ही इस परिवर्तनों को जान पाता है, जबकि एक साधारण आदमी इन सारे परिवर्तनों के प्रति संवेदनहीन ही बना रहता है। वह अच्छी तरह से इन्हें जान नहीं पाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह बताया गया है। इसमें हम
विशेष देखते हैं कि कवि ने वसंत की सुबह का यहाँ पर वर्णन किया है। सुबह तथा हवा का मानवीकरण किया गया है, तो ये इसमें विशेषताएं हैं। अब हम इसका कार्य समझेंगे, जो कला पक्ष और भाव पक्ष के रूप में करते हैं। तो भाव पक्ष के अंतर्गत यदि हम इसका कला भाव पक्ष में लें, तो मनुष्य की व्यस्त दिनचर्या के कारण उसकी प्रकृति से जो बढ़ती हुई दूरी है, उस पर यहाँ पर विशेष रूप से व्यंग किया है कि उन्हें प्रकृति में रहने का समय ही नहीं है। तो प्राकृतिक समय के अनुसार वो उस में रहते ही नहीं है, तो यहाँ पर ये व्यंग किया गया है। आधुनिक व्यस्त दिनचर्या के जो फलस्वरूप मनुष्य प्रकृति के सुंदर दृश्यों का आनंद नहीं उठा पाता है। कविता में इसी भाव को यहाँ पर विशेष रूप से प्रकट किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा हुआ भाव पक्ष। अब कला पक्ष के अंतर्गत हम देखते हैं कि इस काव्यांश में कवि ने सहज तथा सरल शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग किया है। कविता को अधिक यथार्थ बनाने के लिए कोकी, चुरमुराए, पियराए, फिरकी जैसे देशज शब्दों का प्रयोग किया गया। तरु, तरुवर जैसे तत्सम शब्दों के साथ ही कोकी, चुरमुराए, पियराए जैसे आंचलिक जो देशज हैं शब्दों का प्रयोग भाषा की सहजता को प्रकट करता है। इसकी सहजता को विशेष रूप से यह शब्द जो हैं ये प्रकट करते हैं। और मुखपद काव्य में चित्रात्मकता को महत्व दिया गया। चुरमुर जैसे ध्वन्यात्मक शब्द चित्रात्मकता में सहायक माने जाते हैं। ये मनुष्य के महानगरीय स्तर को विशेष रूप से देखते हैं और व्यस्त जीवन की ओर भी संकेत करते हैं। ध्वन्यार्थकता की व्यंजना के साथ में कवि ने मनुष्य की भौतिकतावादी प्रवृत्तियों पर व्यंग किया है। तो इस प्रकार काव्यांश तुकान रहित छंदयुक्त रचना मानी जाती है। व्यंजनात्मक शैली है और रचना में प्रसाद गुण है। ये हमारा भाव पक्ष और कला पक्ष के अंतर्गत ये हुआ। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर विशेष रूप से यह देखते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको वसंत आया कविता का सार ये आपको बताया और व्याख्या के अंतर्गत हम आपको संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष और अन्य काव्य सौंदर्य, कला पक्ष और भाव पक्ष ये हम आपको बता चुके। इसके बाद हम एक अन्य दूसरा संकेत करते हैं। उस संकेत के रूप में हम आपको आगे वाली व्याख्या कराएंगे। जैसे उसमें और यह कैलेंडर से मालूम था। और यह कैलेंडर से मालूम था, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया।
बसंत आया, ये इसका दूसरा काव्यांश है। और यह कैलेंडर से मालूम था, कि जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। ये संकेत है। इस संकेत के अंतर्गत देखिए, और यह कैलेंडर से मालूम था अमुक दिन अमुक बार मदन महीने को होवेगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। आम बोर आवेंगे, रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के। वे नंदनवन होवेंगे यशस्वी। मधुमस्त पिक भौरे आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। तो इसमें हमने आपको आज जो बताया वह पहला काव्यांश जो है, जैसे बहन दा कहती है ये कि बसंत आया है। इसमें व्याख्या के अंतर्गत आपको संकेत के रूप में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ये जो प्रसंग हैं इनके तहत ही आपको इसकी व्याख्या करनी है। और इसमें बाद में आपको काव्य सौंदर्य के रूप में हमने आपको बताया। तो ये हुआ हमारा आज का काव्य सौंदर्य के अंतर्गत ये पूर्ण व्याख्या। काव्य सौंदर्य में हम आपको कला पक्ष, भाव पक्ष के रूप में आपको व्यक्त किया गया, बताया गया। तो इसमें विशेष रूप से ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि व्याख्या करते समय ये जितने भी शीर्षक हम दे रहे हैं, इन शीर्षकों के अंतर्गत ही आपको इस काव्यांश की या अन्य काव्यांश की पूर्ण व्याख्या करनी होगी। इसी के अंतर्गत आपको पूरी व्याख्या करनी है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो हम अब केवल इतना देखते हैं कि उसके बाद हम और फिर आपको बताएंगे। आज केवल इतना ही।